नमस्कार बेटा आप सभी को। आज हम हमारी स्पर्श की पाठ्य पुस्तक में गद्यांश भाग का जो लेसन है जिसका शीर्षक दिया गया है मेरी पहली शिखर यात्रा। अब वो शिखर यात्रा कौन सी है और पहली शिखर यात्रा है और किसकी है? बचेंद्री पाल की। बचेंद्री पाल जो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के 8,848 मीटर ऊंची शिखर चोटी को विजित किया था, फतह किया था और वहां भारतीय झंडा फहराया था। तो आइए सबसे पहले हम अपनी बचेंद्री पाल जो हमारे भारत के भारत रत्न से भी विभूषित की गई हैं और उन्हीं के जीवन का परिचय प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पूर्व कक्षा में इसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी और वो जानकारी जो है आपको श्यामपट्ट पर दी गई थी, लेकिन आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इसे आगे बढ़ाते हैं। बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले के बंपा नामक गांव में 24 मई 1954 को हुआ। 4 प्रश्न हैं। किसका जन्म हुआ? बचेंद्री पाल का। कहाँ? उत्तरांचल के। किस जिले में? चमोली जिले। कौन सा गांव? बंपा गांव। और कब? 24 मई 1954। बचेंद्री अपनी माँ का नाम क्या बताया है? हंसा देवी नेगी। और पिता का नाम क्या है? किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता जो है वो पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्चा सिलाई कढ़ाई आदि कार्य करके जुटाना पड़ता था। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्र के प्रिंसिपल ने उसके पापा को उनके आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए सहमत कर लिया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद भी संस्कृत में एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। ठीक है। अब बात आती है कैसा संघर्ष किया भाई इन्होंने। बता रहे हैं देखो कि किस तरह से उस समय भी लड़कियों में और लड़कों में भेदभाव किया जाता था। लड़कियों को कहा जाता था अरे बहुत नाजुक और कोमल होती है, इनके लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन बचेंद्री ने इन सारी बातों को झूठा साबित किया। क्या कहती है देखो, बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत बचपन से ही चाव था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बड़ा बुरा लगता था। वो सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है उसकी बहन उस काम को और अच्छे ढंग से कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझते हैं? लेकिन फिर भी पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी जो इच्छा थी वो बचपन में भी पूरी होती रही। क्योंकि इनका परिवार, अब यहाँ पे भी प्रश्न बनता है बेटा कि पहाड़ों पर चढ़ने का जो क्रम है वो उनकी दैनंदिन आदत कैसे बना हुआ था कि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई वाले गांव में बिताता था। यानी जब बारिश का मौसम आता था, जब ये नीचे तराई वाले गांव में बस जाते थे और बारिशों का मौसम हटता था जब ये ऊंचाई वाले गांव में चलते थे। तो जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आता था उन दिनों स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और उतरनी भी पड़ती थी। और इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर रेखांकित कीजिएगा बेटा, इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ये एक संस्था है और इस संस्था ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान में शामिल हो गई और ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500, यहाँ ऊंचाई कितनी दी है? 7,500। और कौन सी शिखर चोटी है? मान पर्वत शिखर चोटी, यानी 7,500 मीटर ऊंची जो मान चोटी है, यानी पर्वत का नाम है, शिखर का नाम है यहाँ पर, उस पर उन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और इसी तरह के कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। प्रयाण का अर्थ होता है बेटा रवाना होना, विदा ले लेना। अब बचेंद्री के बारे में बता रहे हैं देखो कि बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी इस रोमांचक यानी रोंगटे खड़े कर देने वाली पर्वतारोहण यात्रा का सारा विवरण स्वयं कलमबद्ध किया है, यानी खुद लिखा है अपनी आत्मकथा में।
और यहाँ पर उसी विवरण में से एक छोटा सा अंश लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के हर एक पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते ही ऐसा लगता है मानो हम भी उनके कदम से कदम मिलाकर सारे खतरों को स्वयं झेलते हुए एवरेस्ट के शिखर पर जा रहे हैं। मतलब पढ़ते समय इतना गजब लगेगा, ये सुनने में भी इतना अच्छा लगेगा कि अरे यार, इस तरह की घटनाएं हुई और इस तरह की घटनाओं का सामना करते हुए बछेंद्री कैसे आगे बढ़ती चली गई। इसमें एक व्यक्ति का और नाम आया है जो यहाँ पर वॉल क्लाइंबिंग का जो है ट्रेनिंग दिया करते थे, जिनका नाम है गगन बिस्सा, जो हमारे बीकानेर के हैं। इस अभियान दल में इनके साथ गगन बिस्सा जी भी थे, और वो भी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इस तरह के पर्वतारोहण जैसे रोमांचक कार्यों में बहुत महारत हासिल करी। कई बार दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ा। कई बार ये सुनने में आया कि रीढ़ की हड्डी में किस तरह की इनकी चोट जो थी, पर फिर भी रिकवरी लेते हुए इन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण, दूसरे लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी शुरू किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। और पाठ में जिस तरह से ये बचेंद्री बता रही है कि इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने ऐसी महिलाओं की खोज की जो पर्वत पर चढ़ने की रुचि रखती हैं। अब ऐसी महिलाओं में बचेंद्री का भी सिलेक्शन हो गया। अब इस दल में 7 तो महिलाएं थी और 11 पुरुष थे। और ये पूरा का पूरा दल जो है, देखिए आगे बता रहे हैं, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये एवरेस्ट अभियान का जो दल था वो 7 मार्च 1984 की बात चल रही है बेटा। 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिए। ठीक है, यानी दिल्ली से फ्लाइट चली और कहाँ गई, नेपाल के काठमांडू शहर में। उससे पहले, यानी ये जो दल गया था, इससे पहले एक मजबूत और अग्रिम दल, अग्रिम यानी आगे गया हुआ, पहले ही वहां चला गया था, जिससे कि वह जो है, यानी जो अग्रिम दल के सदस्य हैं, वो हमारे बेस कैंप, हमारे कौन, जो दूसरा दल गया है जिसमें बचेंद्री खुद थी, बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम, दुर्गम यानी जहां जाना बहुत मुश्किल है, हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। यानी बर्फबारी बहुत होती है, बर्फबारी से मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, उन मार्गों को बर्फ हटा करके साफ रास्ता बनाया जा सके, इसके लिए एक अग्रिम दल यानी आगे गया हुआ दल पहले ही पहुंच गया था। और बचेंद्री वाला दल जो है 7 मार्च को दिल्ली से रवाना हुआ और कहां पहुंचा, काठमांडू। ठीक है जी। काठमांडू में ही एक बहुत अच्छा बाजार है जिसका नाम दिया गया है आपके अगले पैराग्राफ में, नमचे बाजार। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है, यानी ये एक शहर है। अधिकांश शेरपा, यानी जो नेपाल में जो लोग लगेज उठाने का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का ये कार्य करते हैं, उनको शेरपा कहा जाता है। ये शेरपा इसी स्थान के हैं और यहीं के आसपास के गांवों के रहने वाले हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने यानी किसने, बचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। तो प्रश्न यहाँ पे भी बनता है बेटा, रेखांकित कीजिएगा कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को बचेंद्री पाल ने कहां से देखा था। काठमांडू के नमचे बाजार से निहारा था। और वहां पर इसी माउंट एवरेस्ट को किस नाम से पुकारा जाता है एवं क्यों, तो आगे इसी का उत्तर दिया जा रहा है कि नेपालियों में इस एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से पुकारा जाता है और यह नाम बचेंद्री पाल को भी अच्छा लगा। इसके बारे में बेटा मैंने आपको कल भी जानकारी दी थी, सागर माथा बड़ा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के सबसे नीचे यानी पैर वाली जगह सागर है और समुद्र के शिखर यानी ऊंचे स्थान पर कौन है, माउंट एवरेस्ट है। यानी समुद्र पैर में आ गया और समुद्र का सिर यानी जो है सबसे आगे शीर्ष बिंदु है पहाड़ का, वो था एवरेस्ट। इसलिए एवरेस्ट को नेपालियों में सागर का माथा यानी सागर का सिर, शीश कहा जाता है। और बचेंद्री कहती है कि मुझे ये नाम अच्छा भी लगा। ठीक है, अब एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने देखा कि एक बहुत भारी बर्फ का बड़ा फूल जिसे प्लम कहा गया है, वो वहां पर पर्वत शिखर पर झंडे की तरह लहराता हुआ नजर आया। अब वो क्या था बेटा, आपने देखा है कि अपने यहाँ ठंड पड़ती है तो ओस छा जाती है और ओस के कारण यहाँ जो दृश्य यानी जो दिखने का जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, यानी आसपास में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो सोचो जहां बर्फ ही बर्फ गिरती है वहां क्या हाल होगा।
यहाँ पर एवरेस्ट को देखते हुए ये जो बचेंद्री हैं ये बता रही हैं कि जब उन्होंने एवरेस्ट को गौर से देखा तो सबसे ऊपर शिखर पर उसको एक बहुत बड़ा बर्फ का एक फूल दिखाई दे रहा था। फूल यहाँ प्लूम कहा गया है। प्लूम का अर्थ यहाँ पर दिया जाता है खूब सारा ऐसा धुएं से युक्त आकृति, धुएं से युक्त या धुएं से बनी हुई आकृति जो आगे लहराती हुई सी बढ़ रही है, यानी झंडे जैसी दिख रही है। तो देखिए क्या कहती है कि मुझे बताया गया कि ये दृश्य शिखर के ऊपरी सतह के आसपास क्यों बनता है कि लगभग 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक की गति से हवा चलती है, इसके कारण बनता है। और तेज हवा के कारण वहां की जो बर्फ, सूखी बर्फ है, उसके जो टुकड़े हैं वो पर्वत पर उड़ते दिखाई देते हैं। और ये बर्फ का ये जो ध्वज बनता है ये 10 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा लंबा हो सकता है। और शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर इस तरह के तूफानों को झेलना पड़ता है, खासकर खराब मौसम में। लेखिका कह रही हैं कि यह मुझे डराने के लिए काफी था, यानी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा तो डर लगा, लेकिन फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। यानी जब हौसला बना लिया है तो बेटा छोटे छोटे तूफानों से तो क्या डरना। अब यहाँ तो 7 मार्च, आगे बता रहे हैं जब हम 26 मार्च को पेरिच पहुंचे, यानी उसी के आगे का एक शहर बताया गया है। पेरिच एक स्थान का नाम है। 7 मार्च को वो काठमांडू नमचे बाजार पहुंचे और आगे की तरफ बढ़ने लगे तो 26 मार्च को पेरिच नामक स्थान पर पहुंचे। हमें हिमस्खलन, आपने सुना होगा कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से जो बड़े बड़े आइलैंड जो हैं वहां पर से खूब बड़ा एक बर्फ का टुकड़ा वहां से गिर जाता है, खिसक जाता है, टूट जाता है। उसे हिंदी में कहा जाता है हिमस्खलन। ठीक है, लैंडस्लाइड हो जाना। और कौन सा लैंड? जो बिल्कुल आइस से कवर ऑफ, बर्फ से आच्छादित हो। क्या कहते हैं लेखिका क्या करी है? हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार हमें मिला। कारण क्या था कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लाहौत्से की ओर की एक बहुत बड़ी बर्फ की जो चट्टान थी वो नीचे खिसक गई। ठीक है, और ये जो लाहौत्से नाम लिया है ये एक छोटी पर्वत श्रृंखला का ही नाम है। उसी पर्वत श्रृंखला पर खूब अच्छी और मोटी बर्फ की परत जमी हुई थी। और जैसे ही वहां पर से उस बर्फ की परत में थोड़ी सी दरार आई और एक बर्फ का टुकड़ा जो नीचे खिसका, वहां 16 शेरपा कुली थे और उनके इसी समूह में से एक शेरपा कुली की मौत हो गई और 4 अन्य जो है वो घायल हो गए। जब बचेंद्री पाल के पूरे दल ने इस तरह का समाचार सुना तो कोई भी सुनेगा तो क्या होगा? ये तो एक मानवीय गुण है कि जब इस तरह की त्रासद घटनाओं के बारे में हम सुनते हैं तो मन के भीतर एक भय जो है वो अपने आप उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह जो है उनके मन में भी अवसाद छा गया, यानी दुख उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अब ये जो है किस तरह की घटना है, इससे मुक्ति। हाँ जी, तो ये अवसाद जो था, अब इस अवसाद को देख करके इनका जो दल का जो ट्रेनर था, ट्रेनर यानी नेता यहाँ पर था, जो उनको बहुत अच्छे ढंग से गाइड कर रहा था, उस बंदे का नाम था कर्नल खुल्लर। ध्यान देना, अग्रिम दल जो गया था उसका नेता था प्रेमचंद। ठीक है, और ये जो विचेंद्री पाल का जो दल था उस दल का नेता था कर्नल खुल्लर। ध्यान रखना बेटा इस चीज को। तो जब शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार सुना तो अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पे अवसाद छा गया। पूछा जा सकता है यहाँ पे प्रश्न कि अभियान दल के सदस्य पर के चेहरों पर अवसाद छाने का क्या कारण था? क्योंकि लाहौत्से से एक बहुत बड़ी बर्फ की जो चट्टान थी वो खिसक आई थी और 16 शेरपा कुलियों के समूह में से एक शेरपा कुली की मौत हो गई, 4 घायल हो गई। इस घटना को सुनकर अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर अवसाद छा गया। अवसाद का अर्थ है दुख। ये चीज देखकर हमारे नेता, हमारे कौन, बछेंद्री पाल कह रही है, हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया। क्या कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कर्नल खुल्लर जो है वो साफ स्पष्ट बता रहे हैं कि जब भी इस तरह की घटनाएं आती हैं
तो यहाँ पर एवरेस्ट जैसा बहुत बड़ा महान अभियान है, इस महान अभियान में खतरे यानी खास तौर पे मृत्यु तो आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। ये तो एक नॉर्मल बात है, इससे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए वो क्या बताते हैं, ये मोटिवेट करेंगे देखो अपने दल को। अब जो उपनेता प्रेमचंद था, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहा था, उन्होंने 26 मार्च को पेरिस लौट आए। वो वापस कहाँ आ गए? 26 तारीख को वापस पेरिस आ गए। उन्होंने सबसे पहली बड़ी बाधा, अब अग्रिम दल क्यों गया था? अग्रिम दल गया था ताकि वहां जो बर्फबारी हो रही है, मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, उनको साफ किया जा सके, ताकि जो अभियान दल है वो वहां पे पहुंच जाए, उनको परेशानी ना हो। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर भी आपको रेखांकित करना है बेटा, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि अग्रिम दल ने क्या क्या कार्य किए। तो उन्होंने सबसे पहली बड़ी बाधा खम्बू हिमपात, खम्बू ये क्या, खम्बू यहाँ एक बहुत बड़ा हिमपात है, हिमपात यानी बर्फ का गिरना की स्थिति से हमें अवगत कराया। अवगत कराना, परिचय दिलाना। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, टोटल कितने कैंप लगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कैंप 1 है, जो कितनी मीटर ऊंचाई पे बना, 6000 मीटर की ऊंचाई, जो हिमपात के ठीक ऊपर का हिस्सा है, वहां तक का उन्होंने रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि फिर पुल बनाकर या रस्सियां बांधकर या झंडे गाड़कर वहां पर रास्ते को चिन्हित किया गया और सारी बड़ी कठिनाइयों का वहां पर जायजा लिया गया। किसके द्वारा? अग्रिम दल के द्वारा। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर, ग्लेशियर आपने देखा बेटा, कई बार हमने टीवी में या ज्योग्राफी चैनल पे देखे हैं, खूब सारी बर्फ की एक बहुत बड़ी नदी ऊपर से बहती हुई आती है और अपने साथ जो जो चीजें आती है उनको बहाकर ले जाती है। बर्फ की एक नदी, ग्लेशियर बर्फ की एक नदी है और बर्फ का गिरना अभी भी वहां पर जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए उनके जो सारे काम है वो व्यर्थ हो सकते हैं और जो रास्ता खोला है उस रास्ते को खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। ये सारी जानकारी किसने दी? प्रेमचंद ने दी। और ये प्रेमचंद किस दल का नेता बने हुए थे? ये थे अग्रिम दल के उपनेता, जिन्होंने बताया कि खुम्बू जो हिमपात हुआ उसके कारण जो रास्ता बर्फ से हट गया था उसको हमने साफ कर दिया और कैंप 1 लगाया गया है 6000 मीटर की ऊंचाई पर और वहां से थोड़ा ऊपर वाला पॉइंट है, वहां से हिमपात हुआ और वहां तक का रास्ता हमने साफ कर दिया। वहां हमने पुल बनाए हैं, यानी जहां थोड़ी बहुत बर्फ पिघल गई है वहां उस रास्ते को पार करके आगे जाने के लिए पुल बनाए। रस्सियां बांधी, रस्सियां बांधकर झंडों से उन रास्ते को चिन्हित किया। आपको पता है इतना बड़ा मार्ग है, 8848 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ना और वापस उतरना, किस रास्ते से गए और किस रास्ते से वापस आए इस बात की जानकारी कैसे मिलेगी? जब उन्होंने झंडों से सारे रास्ते को चिन्हित किया और सारी बड़ी कठिनाइयों का जायजा भी ले लिया। उन्होंने बताया कि ग्लेशियर यानी बर्फ का बहना ये एक बहुत बड़ी नदी है और बर्फ का गिरना अभी भी जारी है और जो मौसम है उसमें अनियमित और अनिश्चित बदलाव आते रहते हैं। इस कारण उन्होंने जो काम किए वो वापस व्यर्थ हो जाएंगे और वापस से रास्ते खोलने का काम उन्हें करना पड़ सकता है। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ आपके समक्ष अंडरलाइन की है। करने का कारण यही है ताकि आप लोग गौर कर सको कि ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ क्वेश्चन बनता है। अब बात आती है बेस कैंप की, यानी सबसे पहले आया बेस कैंप, फिर बेस कैंप से 6000 मीटर की ऊंचाई पर बना कैंप 1। ध्यान दीजिएगा बेटा, बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मौत की खबर मिली। लो जी, अब फिर मौत की खबर। अब इस खबर को सुनकर तो क्या होएगा, ये थोड़े बहुत और भयभीत हो जाएंगे। क्या कारण था? कि जलवायु अनुकूल ना होने के कारण, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि वहां पर उस जो ये जो रसोई सहायक था उसकी मृत्यु क्यों हुई? जलवायु अनुकूल ना होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई, यानी वहां पर पूरे वातावरण में उसको अच्छे ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, यानी ये उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग नहीं थी, इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में लेखिका ये मान रही है कि अब निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, अब यहाँ तो हम निराश हो चुके थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, वो कह रही है अपनी लाइफ में मैंने एवरेस्ट को 2 बार देखा था, लेकिन दूर से। जब मैं बेस कैंप में पहुंची तो दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत को और उसकी छोटी छोटी अन्य श्रेणियों को, श्रेणियां बर्फ की जो शिखर थे उनको मैंने देखा। मैं तो बौचक्की होकर खड़ी रह गई, यानी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई। कौन सी श्रेणियां हैं? एवरेस्ट, लाहोत्से,
नुत्से, इन सारी पर्वत श्रेणियों की ऊंचाइयों से घिरी हुई बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। यानी ऐसी ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं जो पूरी तरह से बर्फ से अटी पड़ी है, बर्फ से ढकी हुई पड़ी है। हिमपात, अब बेटा यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि हिमपात क्या है, इसके होने का क्या कारण है और इससे कौन कौन से नुकसान होते हैं। देखिए, हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना है। उन्हें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल होती है। ग्लेशियर, बर्फ की बहुत बड़ी नदी, जब इतनी सारी बर्फ एक साथ गिरेगी तो क्या होएगा, वहां धरातल में थोड़ी हलचल होगी और इस हलचल के कारण क्या होता है, नीचे जब जमीन में हलचल हो रही है तो ऊपर जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो उसी समय गिरना शुरू हो जाती है। और अन्य कारणों से भी, यानी प्राकृतिक अनिश्चित कारणों से भी जब ये खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है तो ये बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें क्या होगी, सीधे धरातल पर गिरेगी। सीधे धरातल पर गिरने से क्या होएगा, वहां बहुत बड़े खड्डे हो जाएंगे और वो खड्डे जो है बहुत बड़े, वो जो खाई है उनका रूप धारण कर लेते हैं। देखो, जमीन में दरार पड़ती है और इस दरार के कारण गहरे चौड़े हिम विदर यानी बर्फ की बड़ी बड़ी खाई में बदल जाती है। और ये ख्याल करना भी बहुत डरावना था। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि हमारे इस संपूर्ण प्रवास के दौरान, यानी इस चढ़ाई के दौरान, इस तरह के हिमपात, यानी इस तरह का ये जो बर्फबारी है, लगभग 1 दर्जन आरोहियों, यानी पहाड़ पर चढ़ने वाले लगभग 12 लोगों और कुलियों जो उनके सामान को आगे की ओर ले जाते हैं, उनको हमेशा छूता रहेगा, यानी स्पर्श करता रहेगा। यानी इस तरह की बर्फबारी का सामना इन लोगों को तो हमेशा करना पड़ेगा। लो जी, अब ये चीज और डराने वाली थी। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। अब वहां उनकी एक और सपोर्टर थी जिसका नाम है डॉक्टर मीनू मेहता। यहाँ क्वेश्चन आपके अभ्यास में दिया गया है, डॉक्टर मीनू मेहता ने उनको कौन कौन सी जानकारियां दी। तो ये भी चीज बेटा आपको अंडरलाइन करनी है कि मीनू मेहता ने उनको कौन कौन सी जानकारियां दी। तो मीनू मेहता उनको क्या बता रही है, मीनू मेहता ने बताया, देखो कि मीनू मेहता ने उनको और जानकारियां दी कि लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों से बांध देना और रस्सियों से बांध करके आगे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी उन तक उपलब्ध करवाना। मीनू मेहता ने बताया कि बर्फ के अंदर हमने क्या किया, एल्यूमिनियम की सीढ़ियां लगा दी, सीढ़ियां लगाकर अस्थायी पुलों का निर्माण कर दिया। लठ क्या होते हैं, बड़े बड़े मोटे लकड़े और रस्सियों, और उन पर रस्सी बांध देना ताकि वापस आते हुए हमें रास्ते का पता रहे। बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधकर हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें सारी जानकारी दी। किसने, डॉक्टर मीनू मेहता ने। ये तो दूसरे दिन का काम। अब तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। यानी अपना अपना सामान उठाओ और कैंप 1 कहाँ था, 6000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ो। ठीक है। अब लेखिका के साथ कौन कौन थी, रीता गोम्बू और लेखिका स्वयं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी आपको पता है, आपने देखा होगा, जो वायरलेस सिस्टम होता है जिसमें एक ऐसा फोन जैसा होता है, वो अपने पास रहते हैं। आप उसमें नंबर डायल करके आप अपने किसी दूसरे साथी से जो आपसे दूर है आप वहां पर बात कर सकते हो। ठीक है, रेडिएशन से ये कनेक्ट होता रहता है, जिससे हम अपने कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। यानी एक फोन था बेस कैंप में, अब ये जा रहे थे कैंप 1 की तरफ, तो बता रहे थे भाई हम कितनी ऊंचाई पर चढ़ गए हैं, हमारे में से कौन थका है कौन नहीं थका है, सब कैसी स्थिति में है। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें वहां पहुंचने की सूचना दे दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 महिलाएं थी। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि कैंप 1 पर पहुंचने वाली 2 महिलाएं कौन थी, एक तो बचेंद्री पाल और एक रीता गोम्बू। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न भी बनता है। अब देखो इनके साथ साथ कौन थे, अंगदौर जी, लोबसांग और गगन बिस्सा, ये सारे माउंटेनियर्स थे। ठीक है, ये अंततः साउथ पोल पहुंच गए। ठीक है, और 29 अप्रैल, पहले मार्च तक की बात थी, अब 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यानी पहले कैंप 1 में, फिर कैंप 2 और 3 पार करते हुए साउथ पोल पर उन्होंने कैंप नंबर 4 लगाया। ये हमारी बहुत ही संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी
तो वहां पर तेंजिंग तेंजिंग नॉर्वे का नाम आपने सुना हुआ है, बहुत अच्छे माउंटेनियर रहे हैं और उन्होंने एवरेस्ट को 7 बार विजिट किया। तेंजिंग अपनी सबसे छोटी बेटी बेटी का नाम है डेकी के साथ हमारे पास आई और उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से उन्होंने बातचीत की। जब मेरी मेरी बारी आई तो मैंने अपना परिचय ये कहकर दिया कि मैं तो बिल्कुल नौसिखिया हूँ। नौसिखिया यानी नया नया सीखने वाला, और एवरेस्ट तो मेरा पहला अभियान है। तो तेंजिंग हंसे, देखो कैसे मोटिवेट करते हैं, और उन्होंने कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन ये भी बताया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा। और फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। पर्वतीय का क्या अर्थ है? पहाड़ों पर चढ़ने वाली, पक्की पहाड़ों पर चढ़ने वाली लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। उस लड़की को देखकर और तेंजिंग नॉर्वे ने उसके अंदर ये अपना विश्वास दिखाया। अब बात आई अप्रैल की, फिर मार्च की, है ना। मार्च के बाद अप्रैल आ गया। अब यहाँ पर बात आती है 15-16 मई। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक और पर्वत शिखर है। मैं लाहौत्से की बर्फीली सीढ़ी दलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नॉयलैंड के तंबू में कैंप 3 में थी। बता रही है ये कि तारीख थी 15-16 मई, सन था 1984, तिथि थी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती थी उस दिन, और शिखर था लाहौत्से का बर्फीला शिखर। और उसी ढलान पर हमने एक तंबू बना रखा था। तंबू बना हुआ था रंगीन नायलॉन से, नायलॉन कपड़े का नाम है। और वहां कैंप कौन सा लगाया गया था? कैंप 3। कैंप में 10 और व्यक्ति भी थे, ठीक है। लोबसांग तशारिंग ये लेखिका के तंबू में थे, और एनडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। लेखिका गहरी नींद में सोई हुई थी, और रात लगभग 12:30 बजे लेखिका खुद बता रही है कि मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई, और साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक बहुत ठंडी और बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। यानी ग्लेशियर वहां से टूटा है, और बर्फ की एक बहुत बड़ी जो चट्टान है वो आगे गिर रही है, उसके पीछे पीछे बर्फ की बहुत बड़ी नदी बह रही है, और वो नदी जो है इस कैंप को कुचलते हुए, इस तंबू को कुचलते हुए आगे चली गई है। अब इनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ये क्या था? तो ये क्या था, इसके बारे में जानकारी कल हासिल करेंगे। अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल हम वापस से पेज नंबर 19 पर और सेकंड पैराग्राफ से अपनी इसी चैप्टर को जो है शुरुआत देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।